आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। इस वक्त आप हुंकार देख रहे हैं, लेकिन एक हुंकार वहां पाकिस्तान में भी मची हुई है। पिछले 75 साल में पाकिस्तान में केयरटेकर प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो अब तक 19 प्रधानमंत्री हुए हैं, लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इन सभी प्रधानमंत्रियों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है, सिमिलैरिटी इन सारे प्रधानमंत्रियों में? इन सभी 19 प्रधानमंत्रियों में कॉमन ये है कि इनमें से किसी ने भी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, मौका ही नहीं मिला। नवाज शरीफ 4 बार, बेनजीर भुट्टो 2 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन ये भी एक बार में 5 साल का टर्म अपना पूरा नहीं कर पाए। इमरान खान के साथ भी ऐसा ही लगता है होने वाला है। आज हुंकार में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इमरान खान की कुर्सी जाने की बात आखिर में कर क्यों रही हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी भारत की लोकसभा की तरह वहां की जो असेंबली है, वहां का संसद का समीकरण क्या बताता है, वो नंबर गेम पाकिस्तान का क्या है, मैं आपको यहां एलईडी पर समझाने की कोशिश करती हूं ग्राफिक्स के जरिए। पाकिस्तान में कुल सांसद है 342 कुल सांसद है, तो वो जो मैजिकल फिगर है, बहुमत के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो 172 है। विपक्ष के पास सांसद कितने हैं? 162 है। इमरान खान की पार्टी और जो सहयोगी हैं उनके पास सांसद कितने हैं? 179, 179। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है, ये शब्द बागी जो लगातार आंकड़ों में बढ़ता जा रहा है। 30 बागी हो गए हैं, तो ये आंकड़ा अगर आप यहां पर रखें, 179 में से 30 माइनस करें तो 149। बहुमत से कितने कम रहते हैं? 23 कम। यानी इमरान खान साहब की कुर्सी खतरे में है। उनकी पेशानी पर वो लकीरें परेशानी की इसलिए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आज की हुंकार में यही जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता बचाने के लिए इमरान साहब क्या करेंगे। हुंकार इसी पर। क्या पैसे के दम पर सांसदों को खरीदा जा रहा है? मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से, और ये ऑफर काफी बड़ी ऑफर है। पाकिस्तान के विपक्ष का प्लान बी क्या है? कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी वजह से फेल हो गया, किसी भी वजह से इमरान खान को वो वोट के जरिए ना हटा पाए, तो वो अगली डिमांड जो रखेंगे वो ये रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जैसे कुछ अर्सा पहले उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था पार्लियामेंट से, वो दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। इमरान को भारत की विदेश नीति क्यों पसंद आई? और इस वक्त जनरल विपिन रावत की दोनों बेटियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इससे महत्वपूर्ण इस वक्त कोई खबर नहीं है, ना कोई तख्ता पलट, ना आने जाने वाली कोई सरकार। इस वक्त ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण है। देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अब से कुछ देर पहले पद्म विभूषण से नवाजा गया है। मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत को दिया गया पद्म विभूषण का ये पुरस्कार। उनकी दोनों बेटियां पहुंची और इस वक्त आपको आजाद साहब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पद्म भूषण पाएंगे गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस से आजकल बड़े खफा नजर आ रहे हैं। G23 का सबसे प्रमुख चेहरा है और इस वक्त रामनाथ कोविंद और गुलाम नबी आजाद मुस्कुराते हुए चेहरे पर। बाबा मरणोपरांत कला लोक गायन, उनकी पुत्री सुश्री ग्लोरी बाबा। और ये एक ऐसे वक्त पर पुरस्कारों का ऐलान हो रहा था कि बेहतर यही था कि वो तस्वीरें हम दिखाएं। लेकिन दोबारा अब मेरे डिबेट पर लौट कर आते हैं और डिबेट का टॉपिक आपको पता है कि चल क्या रहा है पाकिस्तान में, होगा क्या पाकिस्तान में, चलेगी किसकी पाकिस्तान में। उमर अल्ताफ साहब पत्रकार हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं पाकिस्तान के। बहुत बहुत स्वागत है उमर साहब आपका। कर्नल RSN सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक काटजू साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और हमजा अमीर इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमजा भाई, शुरुआत आपसे करने वाली हूं, कहां तक पहुंच रहा है मामला?
क्योंकि ये तो हर पहर हर घड़ी बदल रहा है। क्या पता अब जब मैं आपसे जुड़ी हूँ कितनी करवट ले चुकी है यहाँ की सियासत। देखिए, सियासत करवट तो ले रही है पाकिस्तान में, क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की सीट खतरे में आई हुई है। और आज की जो डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट थी, वो ये थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आर्टिकल 63A और जो कॉन्स्टिट्यूशन का है पाकिस्तान के, उसके हिसाब से अगर कोई पार्टी का मेंबर पार्टी के खिलाफ जाता है, अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन में या किसी और तरह की मूवमेंट में पार्टी के पॉलिसीज के और पार्टी के खिलाफ फैसला करता है, वोट देता है, तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई करने की टर्म डिसाइड की जा सकती है? क्या वो कितने अरसे की टर्म हो सकती है? क्या वो पूरी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? इस चीज का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है और सुप्रीम कोर्ट से 4 सवाल ये सामने रखे गए हैं, जिसके ऊपर अब बहस आगे सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा। साथ साथ ही एक और जो इंटरेस्टिंग चीज हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अलग से पिटीशन डाली हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज रैलियां कर रही हैं और इस्लामाबाद में रैली करने की और गैदरिंग करने की बात कर रहे हैं, इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े नंबर में, जिसमें एक पार्टी कहती है हम 20 लाख बंदा लाएंगे या रूलिंग पार्टी कहती है हम 10 लाख बंदा लाएंगे, उनको इस चीज से रोका जाए, क्योंकि जो वोटिंग का अमल होगा उसमें इससे मुदाखलत होगी। उसको लेके चीफ जस्टिस अतर बंदयाल जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक कमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि नेशनल असेंबली के मामलात में सुप्रीम कोर्ट अब मुदाखलत नहीं करना चाहता, उनको वो ठीक नहीं लगता। इसी वजह से जो है उन्होंने कहा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हक बनता है और अगर सबको वोट का हक मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ज्यादा आगे इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और लगता है ऐसा है कि इमरान खान अब हर तरीका अपना रहे हैं प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन तमाम लोगों के ऊपर जो उनकी पार्टी को छोड़ गए हैं, ऑपोजिशन के साथ बैठे हैं और उनके खिलाफ वोट देने को तैयार बैठे हुए हैं। ओके, लेकिन नज़र रखिएगा आप, क्योंकि 2 बड़े फैसले आने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी सारे खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं, ज़रा उनसे आप चर्चा को आगे लेकर जाए। उमर अल्ताफ साहब, तो ये किस्मत फैसला करेगी पाकिस्तान में कि ये साहब जो हैं इमरान खान, वो 5 साल तक प्रधानमंत्री रह पाएंगे, या वो 30 बागी फैसला करेंगे कि नहीं भाई हमारी परंपरा है कि कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर पाया आपको भी ना करने देंगे? देखिए, इमरान खान को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और जो उनकी सारी करियर है क्रिकेट का भी, वो हार तो मानते नहीं है। हालांकि हालात उनके लिए काफी मुश्किल हैं अब, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर एक मेजर स्प्लिट आ चुका है और काफी सारे उनके पार्टी मेंबर्स भी बागी हो चुके हैं और उनके जो एलाइड्स हैं, जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी उनका साथ देने से अभी हिचकिचा रही हैं। तो नंबर्स गेम में तो इमरान खान अभी काफी मुश्किलात का सामना है, मगर अब इमरान खान ने भी रैली करनी है 27 को। क्या पता वो इतना एक बड़ा अवामी शो कर ले जिससे वो साबित कर लें कि वो आज भी पॉपुलर हैं। उन्होंने कॉल दी है 10 लाख का मजमा इकट्ठा करने की इस्लामाबाद में, तो अगर वो ये करने में कामयाब हो गए तो क्या पता उनकी इससे शायद अपने 30 साथियों को तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये लाख का गेम कहाँ से निपटाएंगे? वो 30 जो बागी हुए हैं, जो मुखालिफत पर आ गए हैं, उनको ही संभाल लेते तो इतना बड़ा मजमा फैलाने या रायता फैलाने की जरूरत ना पड़ती। नहीं, उनको वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालीफाई कराना की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान लीगल फ्रंट पे भी लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी लड़ रहे हैं और वो अवामी सपोर्ट और लोगों को भी सड़क पे ला के, मैदान में ला के अपनी मकबूलियत और वो शो करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान इसमें कामयाब हो जाएंगे या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, मगर इमरान खान जो है वो आखिरी बॉल तक ही लड़ेंगे। ये अब उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि अब कामयाब होते हैं या नहीं, रिजल्ट तो है ये तो मैं कोई फ्यूचर का हाल तो नहीं जानता, मगर 10-12 दिन में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बॉल पर कौन सा जो है शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उनकी कुर्सी की तरफ स्टंप, आप मान लीजिए वो कुर्सी है, और वहां उनको विकेट लेने की कोशिश करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। उनको हिंदुस्तान क्यों याद आ रहा है? उमर भाई बड़ी तारीफ कर रहे हैं हिंदुस्तान से, बड़ा उनको मोहब्बत ऐसी लग रही है कि देखो क्या गजब की फ्री फॉरेन पॉलिसी है।
नहीं, फॉरेन पॉलिसी की तो ये तो अगर कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। जब आम तौर पे पाकिस्तान और भारत में जब कोई लीडर मुश्किल में होता है तो वो तो एक दूसरे मुल्कों पे पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हिंदुस्तान इतना अच्छे कलर में दिखाई देने लगा? वरना तो कश्मीर 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 का राग अलाग थकते नहीं थे। आज फॉरेन पॉलिसी याद आ रही है हिंदुस्तान की। इस टाइम मेन एजेंडा है कुर्सी बचाना, सीधी सी बात है। तो जो नैरेटिव भी उसमें मदद करे वो अपनाया जाएगा। ठीक है जी। मगर ये एक अच्छी बात है ना कि वैसे जो नेता मुश्किल में होता है तो वो तो जो भारत को गालियां देना या भारत को बुरा भला देने पे आता है, तो आपको ये चीज तो अप्रिशिएट करनी चाहिए, चाहे अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो बात तो अच्छी कर रहे हैं। मैं इसलिए इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगी कि हिंदुस्तान को वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और इमरान खान से तो कसम से कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए ये काम किया है, इसीलिए मैं इसको दिल से आई तारीफ नहीं मानूंगी। तो दो मेरे पॉइंट थे, मैंने क्लियर कर दिए। लेकिन उमर साहब, आप भी समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, सियासत है, इसमें अब कुर्सी बचानी है तो साम दाम दंड भेद यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हम हर दरवाजा खटखटाएंगे, और इस वक्त इमरान वो कर रहे हैं। विवेक साहब मुस्कुराए बीच में, और कई जगह पर उन्होंने आपकी बात से अग्री भी किया है। विवेक साहब, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इमरान खान गड़बड़ी कहाँ कर गए कि आज की तारीख में उनको इधर उधर और खासकर हिंदुस्तान की तरफ भी जाना पड़ रहा है। देखिए, हमारे पाकिस्तानी मेहमान जो हैं इस शो में, वो मुझे उम्मीद है कि वो जो हकीकत है उसको वो नकारेंगे नहीं। और हकीकत ये है कि इमरान खान बने थे प्रधानमंत्री क्योंकि जो इंतखाब था 2018 का, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि वो कि नवाज शरीफ की शिकस्त हो और इमरान खान उसमें सफल हो और वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जो सरकार बनी उसको हमारे पाकिस्तानी ही दोस्त, जो वहां के मीडिया में कहा जाता है कि हाइब्रिड गवर्नमेंट, और ऑपोजिशन इसीलिए इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता था। अब मुश्किल इमरान खान साहब के सामने तब शुरू हुई जबकि जो पाकिस्तान की फौज ने उनके सर से अपना हाथ उठा लिया। इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी, और ये भी मुझे लगता, उम्मीद ये है कि हमारे पाकिस्तानी दोस्त इसको भी कबूल करेंगे, उनकी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी वो पाकिस्तान के फौज के जो DGISI थे, जनरल साहब फैज हमीद, उनके ऊपर छोड़ी गई। वो ही करते थे। इसीलिए जब जनरल बाजवा ने फैज हमीद को कोर कमांडर बनाया, क्योंकि एक वक्त बाजवा जी और फैज हमीद की पटती थी, और फिर जो जानकार हैं पाकिस्तान के वो ये कहने लगे कि बाजवा जी और जनरल बाजवा और फैज हमीद में कुछ दूरियां आने लगी, तो बाजवा ने उनको बना दिया कोर कमांडर पेशावर में, और DGISI अपना ले आए। अब इमरान खान मचल गए और उस पर एक बवंडर शुरू कर दी, और उसी के बाद से पाकिस्तान की फौज में जो इमरान खान ने दरार डालने की कोशिश करी वो उनको कतई बर्दाश्त नहीं। तो इसलिए चाहे बाजवा साहब से की एक्सटेंशन से वहां के कुछ कमांडर खुश हों या ना खुश हों, वो एक कोलेस कर गए, वो बाजवा के पीछे आ गए। हाँ, मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी हमारे दोस्त जो है इसका खिलाफ, इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन वो बाजवा के पीछे आ गए, और तब से इमरान खान की जो मुश्किलें हैं वो शुरू हो गई। तो आज के दिन, अब एक मुझे मिनट और दीजिए रूबिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहूँ। आज के दिन, नहीं एक शब्द और, आज के दिन जब पाकिस्तान के लिए एक शानदार मौका था कि इस्लामी दुनिया में वो अपना पूरा जोर शोर से अपनी शोहरत करें, क्योंकि कल और परसों OIC के विदेश मंत्रियों की मीटिंग है, और उस मीटिंग के दौरान ऐसी हलचल पाकिस्तान की सियासत में तभी हो सकती थी जबकि फौज को
इतनी नफरत हो गई है इमरान खान से कि उन्होंने इशारा नहीं किया जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनसे कि ये आपको जो भी शुरू करना है ये मीटिंग के बाद शुरू हो। तो ये जो बात है इससे साफ जाहिर है कि इमरान खान की मुश्किल जो है उसकी बुनियाद पाकिस्तान की फौज और उनके बीच की दरार है। ठीक है। और दूसरा ये कि वो जो अपने आप को अलमबरदार या फ्लैग बैरर बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं मुस्लिम मुल्कों का हूँ, उसका भी किसी ने ख्याल नहीं रखा। उमर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि इन सारी चीज़ों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। अगर मैं खाली एक लाइन में कहूँ तो जब तक कठपुतली थे सेना के इमरान खान तब तक बढ़िया था। जहां उन्होंने अपनी चलाना शुरू की, कुर्सी खींच ली गई या खींचने की कवायद शुरू हो गई, मान लीजिए। जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ। बिल्कुल काटजू जी ने भी जो तबसरा किया बहुत हद तक ठीक था। सिर्फ मुझे इस बात पे इख्तिलाफ था कि इमरान खान पाकिस्तानी फौज में दरार डालने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। ये एक थोड़ा सा इस बात से मुझे इख्तिलाफ था। सपोर्ट वो दरअसल उनके मामलात जो हैं जरूर बिगड़ गए हैं, मगर दरार डालना एक बड़ी वो उसका कोई एविडेंस नहीं है, ना वो कोशिश ऐसी चल रही है। शायद मेजॉरिटी कोर कमांडर्स भी शायद अब ना सपोर्ट करते हों या फौज की, मगर देखें बात है पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है। इमरान खान अगर मेजॉरिटी लूज करते हैं तो वो हार जाएंगे। उसका फौज से तो इस लिहाज से तो जमहूरी मुल्क हुआ नहीं ना उमर साहब, कहाँ हुआ जमहूरी मुल्क? यहाँ पर तो फिर जनरल बाजवा ही प्राइम मिनिस्टर है कुल मिलाकर। उनको नाराज किया तो वो जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है उनको हटना पड़ेगा। Whoever is the general, not just Mr. Bajwa I'm talking about. जी, इमरान खान के बहुत सारे मसाइल भी हैं। जिस तरह उन्होंने मुल्क को चलाया 3.5 साल, उनकी कोई हुकूमत की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। और अभी साल बाद इलेक्शन है, लोगों को उनके एमपीज ने इसलिए भी छोड़ा क्योंकि उनको शायद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के साथ अपना मुस्तकबिल कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में भी कमी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं। ऐसे मुल्क का क्या होगा जो अपने ही बैंक अकाउंट भरने में पड़े रहे। सांसद जितने भी हैं, जितने भी पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें अपना फ्यूचर नहीं दिखाया जा रहा है, हम तो यहाँ चले, वहाँ नहीं, हमें काम करना है। कर्नल सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। कर्नल सिंह, फ्लोर रबिका जी 1 मिनट मुझे दें। जी जी, मैं कह रहा हूँ फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग तो पूरी दुनिया में होती है, ये तो भारत में भी होती है। एमएनएज और जो मेंबर्स होते हैं संसद के, वो कई दफा गलत नोटिस की वजह से। आप इस बात का इसलिए इत्मीनान रखिए, इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा जो लॉ है वो काम कर रहा है। इट्स इन द पिक्चर नाउ सर। और दूसरा ये कि ये हर 5 साल के अंदर अंदर काम कर देना शुरू कर देना, किसी को 5 साल काम भी ना करने देना, ये एक फैशन सा ट्रेंड और न्यू नॉर्मल बन गया। न्यू नॉर्मल क्या, ये हमेशा से था, नॉर्मल है। ये नॉर्मल हो जाएगा कि इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर ले। क्यों कर्नल सिंह? बिल्कुल, मैं काटजू साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पाकिस्तान में क्या मैटर करता है कि वहाँ की पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। और कुछ वक्त से, पिछले कम से कम 1.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो इमरान और वहाँ की आर्मी का जो हनीमून था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन मैं एक बात के लिए इमरान खान को कभी माफ़ नहीं करूँगा कि पाकिस्तान का एक सेगमेंट, आपको मालूम है, रेडिकलाइज था। पाकिस्तान अब मिलिट्री की जो पहले हथियार जो थी, पॉलिटिकल हथियार की बात कर रहा हूँ, वो थी जमायत इस्लामी, देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस थे ये। लेकिन इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बरेलवी जो थे उनको भी रेडिकलाइज किया गया। और सारी दुनिया ने ये तस्वीर देखी कि जब इसी तरीके से इस्लामाबाद के बाहर जब भीड़ तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो किस तरीके से एक पाकिस्तान आईएसआई के मेजर जनरल लिफाफे में प्रदर्शनकारियों या भीड़ तंत्र को पैसे बांट रहे थे। तो ये हनीमून अब खत्म हो चुका है और इमरान खान का उपहार यही है पाकिस्तान को कि अब जो तहरीके लबैक है वो पाकिस्तान आर्मी की एक वो पॉलिटिकल आर्म बन गई है।
जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं चल सकता है। आप ये जान लीजिए, मैंने किताब लिखी है द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। इसके पीछे जैसा काटजू साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान मिलिट्री चाहती है, जो पाकिस्तान आईएसआई चाहती है, वही होगा। कहने को तो है ये पाकिस्तान आईएसआई एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका ज्यादा वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करने में जाता है। और इस समय जबकि दुनिया में आपको मालूम है पाकिस्तान जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल हालात तेजी से बदल रहे हैं, जनरलों के शायद अपनी तनख्वाहों के ऊपर भी आफत आ चुकी है। और ये पैंडेमिक और ये जो जियोपॉलिटिकल यूक्रेन वाले मसले को लेकर जो हालात पैदा हो रहे हैं, आपको मालूम है इनके अभी मैं इसको कर्नल साहब, मैं और काटजू साहब, मैं ना चीन के बारे में भी और उस परिप्रेक्ष्य से भी समझने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि क्या चीन से दोस्ती इमरान को भारी पड़ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।